हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में क्लास 9th के साइंस में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, इसके अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आपको अंत तक देखना है। सारी चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे अगर, तो बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी तापमान को अगर हमें सेल्सियस में परिवर्तित करना है तो इसके लिए जो तापमान दिया रहेगा केल्विन में दिया रहेगा, और केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया है उस नंबर में से हम कर देंगे -273। ठीक है, यानी कि जितना भी नंबर आपको दिया गया है उसमें से हमें 273 घटा देना है। यानी 300 केल्विन दिया गया है तो 300 में से हम 273 को अगर घटा देते हैं तो ये सेल्सियस में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जब इसको घटाएंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, दूसरा इसी में है 573 केल्विन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 573 में से 273 को घटा देंगे तो हमारे पास सेल्सियस में आ जाएगा, यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। अभी हमने सेल्सियस में परिवर्तित किया, अब हमें सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तित करना है। ठीक है, पहला देखिए 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो जब हमें सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तित करना है तब हम क्या करेंगे, उसमें 273 जोड़ देंगे। कोई भी संख्या होगी उसमें हम क्या करेंगे, 273 को ऐड कर देंगे। तो जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 में हम 273 को जब जोड़ेंगे तो ये केल्विन में बन जाएगा। ठीक है, तो ये केल्विन हो गया 298 केल्विन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर हमारे पास है 373 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हमें केल्विन में बदलना है तो इसमें हम प्लस 273 करेंगे, तो 373 प्लस में 273 ये क्या हो जाएंगे, 646 हो जाएंगे, यानी कि केल्विन में बदल गया, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, सेल्सियस से केल्विन में बदलना और केल्विन से सेल्सियस में बदलना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या तीसरा है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। ठीक है, तो इसमें कारण लिखना है। पहला है आपके पास, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसका हमें कारण बताना है। तो ध्यान से समझिए, जो नेफ्थलीन होता है ना, इसको रखे रहने छोड़ देने पर क्या होता है कि ये अदृश्य हो जाता है। तो इसका कारण है, नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, यही इसका रीजन है, ऊर्ध्वपातन होता है नेफ्थलीन में और इसके कारण ये इसके फलस्वरूप क्या होता है, ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाता है, जिस कारण यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। ठीक है, सीधे गैस में बदलने की वजह से ये क्या होता है, अदृश्य हो जाता है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसी प्रश्नों के क्रम में बी वाले प्रश्नों को देखें तो ये प्रश्न है हमारे पास, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है, इत्र अगर हम अपने कपड़ों पर लगाते हैं तो बहुत दूर तक उसकी गंध पहुंच जाती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण देखिए, गैस के कणों में विसरण अधिक तेजी से होता है। विसरण जो होता है गैस के कणों में बहुत तेजी से होता है, जिससे गैस के कण वायु में मिल जाते हैं। ठीक है, गैस के कण क्या हो जाते हैं, वायु में मिल जाते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि अधिक विसरण होता है, और इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हम तक पहुंच जाती है। ठीक है, यही रीजन है। देखिए, जो गैस के कण होते हैं ना, विसरण अधिक तेजी से, गैस के कणों में विसरण अधिक तेजी से होता है, और इसके कारण ये वायु में बहुत जल्दी फैल जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, और यह इसी के कारण हमारे पास इत्र की गंध पहुंच पाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, पहला दिया गया है जल, चीनी, ऑक्सीजन, ये तीन हमारे पास पदार्थ दिए गए हैं। इनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो ध्यान से सुनिए, देखिए, जो ठोस पदार्थ होते हैं ना, वहाँ पे आकर्षण बल की बात किया। यहाँ पे जो ठोस पदार्थ होते हैं उन पे आकर्षण बल ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, और जो द्रव पदार्थ या गैस पदार्थ होते हैं उन पे आकर्षण बल कम लगता है। ठीक है, ठोस की अपेक्षा। तो ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा, तो क्रम कैसे व्यवस्थित करेंगे, चीनी में हम लिखेंगे सबसे ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, उसके बाद से जल में, उसके बाद से ऑक्सीजन में, क्योंकि ये द्रव है। ठीक है, तो सबसे कम किस में आकर्षण बल लगेगा, ऑक्सीजन में, उसके बाद जल में, उसके बाद सबसे अधिक किस में आकर्षण बल, चीनी में। ठीक है, तो इस क्रम में आप लिख सकते हैं, या फिर आप चीनी को पहले लिखें और फिर से इस तरीके से टिक मारें। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है, चीनी पहले लिखे फिर ऑक्सीजन, फिर जल लिखे फिर ऑक्सीजन लिखे। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ठोस में आकर्षण बल ज़्यादा लगता है और द्रव और गैस में ठोस की अपेक्षा कम लगता है। ठीक है,
अगले प्रश्न की बात करें तो पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पे ये रहा, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। हमारे पास कुछ तापमान दिए गए हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमें यहाँ बताना है कि इन तापमानों पर भौतिक अवस्था क्या होगी जल की। किसकी? जल की भौतिक अवस्था के बारे में पूछा है। तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर जो जल की भौतिक अवस्था होगी ना, वो क्या होगी? इस ताप पर जल जो है द्रव अवस्था में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी भी 0 डिग्री पर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है बर्फ बन जाता है, यानी ठोस में रहता है। ठीक है, और जैसे ही उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाएगा तो वो गैस के फॉर्म में हो जाएगा, और जैसे ही उसके बीच में यानी कि 25-26 के आसपास रखा जाएगा इतने डिग्री सेल्सियस पे, तो वो द्रव जो है वो जल जो है द्रव के फॉर्म में एक्ट करेगा। ठीक है, वो द्रव होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो जल होगा ना, द्रव अवस्था में होगा। ध्यान रखिएगा, द्रव अवस्था में। 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो अभी मैंने बताया कि ठोस अवस्था में रहेगा। ठीक है, जल किस अवस्था में रहेगा? ठोस अवस्था में। वही बात करें 100 डिग्री सेल्सियस पे तो जल जो है गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, यानी गैस अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा और यही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो इसमें प्रश्न है कि पुष्टि हेतु कारण दीजिए। ठीक है, हमारे पास जो है प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों को पढ़ करके इनका कारण बताना है। पहला प्रश्न है, जल कमरे की ताप पर द्रव होता है। ठीक है, यानी जल कमरे की ताप पर द्रव है। ऐसा क्यों होता है कि जल जो है कमरे की ताप पर, कमरा का ताप लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और इस सेल्सियस पे जल जो है द्रव अवस्था में क्यों होता है ये हमें बताना है। तो लिखना है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कमरे की ताप पर जल में बहाव होता है। जल में क्या होता है? बहाव होता है। और इसी कारण जो है, यही कारण है कि आप किसी भी बर्तन में जब जल को रखते हैं कमरे में, तो उसी बर्तन का आकार ले लेता है जल। जैसे गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का, लोटा में रखेंगे लोटा के आकार का जल हो जाता है। ठीक है, जिस भी रूप में रखना चाहें आप, जिस भी बर्तन में, जिस भी पदार्थ में रखेंगे जल को, तो उस रूप में वो बदल जाएगा। ठीक है, अगर थाली में रखें तो थाली में फैल जाएगा जल। ठीक है, तो उसका आकार ले लेता है, यही कारण है। ठीक है, क्योंकि जो है जल में क्या होता है? बहाव होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। ठीक है, ऐसा क्यों है? देखिए, कमरा के ताप क्या होता है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। अब लोहा का अलमारी वहाँ पे रखा गया है तो न तो वो पिघलेगा, लोहा की अलमारी तो पिघलेगा नहीं, और न ही वहाँ पे वाष्पीकृत होगा, क्योंकि उतना ताप है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि अलमारी का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, और ये भी कह सकते हैं कि अलमारी जो है दृढ़ होता है, क्योंकि कमरे का ताप जो है 25-30 डिग्री, और 25-30 डिग्री तो अलमारी को कुछ नहीं कर सकता ना, वहाँ पे जला के भस्म थोड़े ना कर सकता है। तो इसलिए क्योंकि अलमारी का आकार जो आयतन जो होता है निश्चित होता है और दृढ़ होता है, या इसका घनत्व तो बहुत अधिक होता है, और यही कारण है कि लोहे की अलमारी जो है कमरे की ताप पर ठोस होती है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगले प्रश्न की बात करें तो 7वां प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और इस प्रश्न का उत्तर भी थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, प्रश्न है कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? ठीक है, ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर देखिए। जब बर्फ पिघलती है तो यह वातावरण से गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा अवशोषित करती है। वातावरण से गुप्त ऊष्मा के बराबर ये ऊष्मा अवशोषित करती है, जिसके फलस्वरूप बर्फ के ठंडा होने पर शीतलता का अनुभव होता है। शीतलता का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि गुप्त ऊष्मा जो है ये बराबर, किसके बराबर? गुप्त ऊष्मा के बराबर, वातावरण से, ठीक है, उसके बराबर ऊष्मा अवशोषित कर लेती है, और इसकी वजह से ठंडा होने पर शीतलता का अनुभव होता है हमें। ठीक है, जबकि जल के ठंडा होने पर शीतलता का अनुभव नहीं होता है। लेकिन अगर जल को ठंडा किया जाए तो उतनी शीतलता का अनुभव नहीं होगा जितना कि बर्फ को ठंडा करने पर हमें अनुभव हुआ है, क्योंकि यह वातावरण से ऊष्मा अवशोषित नहीं करता है। ठीक है, तो जल जो है ऊष्मा से जल जो है वातावरण से ऊष्मा अवशोषित नहीं कर पाता है, बल्कि बर्फ जो है ऊष्मा से, वातावरण से गुप्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है। किसके बराबर? उसी ऊष्मा के बराबर जो कि हमें शीतलता का अनुभव करा सके। ठीक है, और यही कारण है कि इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 8वां प्रश्न आप सभी के सामने ये है कि उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? ठीक है, आपको जो है जलने की तीव्रता जल से ज़्यादा महसूस होता है या भाप से, यही हमें बताना है। तो देखिए, इसका उत्तर होगा भाप से जलने की तीव्रता जो है अधिक महसूस होती है। कभी भी आप जो है देखिएगा, जल को जब गर्म करेंगे तो जितना जल से नहीं जलेगा हाथ, उतना भाप से जलेगा। ठीक है, क्योंकि भाप के कणों से अधिक मात्रा में गुप्त ऊष्मा निकलती है, क्योंकि जो है भाप के कणों में अधिक गुप्त ऊष्मा होती है, उसी के कारण जो है जलन ज़्यादा होती है भाप से। ठीक है, तो जल से कम जलन और भाप से ज़्यादा जलन होता है।
इन दोनों के कंपेयर में करें तो। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये 8 प्रश्न अभी तक आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। अब देखिए अंतिम प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न, अंतिम प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित चित्र के लिए ABCDE तथा यफ की अवस्थाओं परिवर्तन को नामांकित करें। ठीक है, हमारे पास एक चित्र दिया गया है और इस चित्र के अनुसार हमें ABCDEF जहाँ भी लिखे गए हैं इन सबको हमें नामांकित करना है। देखिए जैसे ए की बात करें तो ए यहाँ पे है और यहाँ पे जो तीर का निशान है ठोस से द्रव की तरफ है, ठोस से द्रव की तरफ जो है ए का तीर का निशान है ए पर। ठीक है, तो ए को हम क्या कहेंगे, पिघलना, यानी ठोस से द्रव बन रहा है, यानी कि यह पिघल रहा है। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर देने पर ठोस से द्रव बन रहा है और ये पिघल रहा है, तो इसे हम पिघलना कहेंगे। बी वाला देखिए, बी कहाँ है, ये है, और द्रव से ये गैस बन रहा है। ठीक है, द्रव से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। तो द्रव से जो है गैस जो बनता है उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, तो इसका नाम हो जाएगा वाष्पीकरण। ठीक है, अब वहीं पे सी की बात करें तो सी देखिए गैस से द्रव बन रहा है, इधर इस तरफ एरो है ना, तो गैस से द्रव बन रहा है सी वाला। ठीक है, तो इसको हम संघनन कहते हैं। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया जो होती है उसे संघनन कहा जाता है, तो आप यहाँ पे संघनन लिखेंगे। ठीक है, अगले चीज की बात करें तो अगला चीज देखिए डी वाले की बात करते हैं। तो डी वाला यहाँ पे है, द्रव से ठोस की तरफ जा रहा है, द्रव से ठोस की तरफ, इधर एरो है, तो द्रव से ठोस की तरफ जो जाता है यानी कि मतलब द्रव है और द्रव से ठोस यानी जम रहा है। ठीक है, तो इसे कहेंगे जमना। ई वाले की बात करें तो ई यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, अब ई क्या है कि यहाँ से ठोस से निकल रहा है, ठोस से डायरेक्ट गैस बन रहा है, इसमें द्रव नहीं आ रहा है। तो ठोस से डायरेक्ट अगर गैस बनेगा, द्रव बीच में नहीं आए, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और वही बात करें गैस की, यहाँ पे यफ की बात करें तो गैस से डायरेक्ट जा रहा है, ठोस बन जा रहा है। तो गैस से ठोस बने या ठोस से गैस बने, बीच में अगर द्रव नहीं आता है तो उसे हम ऊर्ध्वपातन ही कहते हैं। तो यफ वाला भी क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया हो जाएगी, यानी कि गैस से डायरेक्टली ठोस बन जाना या ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाना, बीच में द्रव का नाम निशान नहीं रहना, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये 9 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आशा करता हूँ ये आप सभी को चैप्टर जो है बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, यानी अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।